गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और बीएमटी, ठीक है। तो उसी कंडीशन के तहत आज आपको टॉपिक बताने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का है। सबसे पहला चैप्टर बता चुके थे आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। सेकेंड चैप्टर हम लोग का है जिसका नाम है हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है समझिए भाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि। तो पूरे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कंज्यूमर का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छे समाज के निर्माण में, एक अच्छे समाज के निर्माण में कंज्यूमर जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोग का है, जो चैप्टर हम लोग का है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है ये दो वर्ड्स बना हुआ है, एक कंज्यूमर और एक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न होता है हमारा, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर। भाई ग्राहक कौन है, ठीक है। तो हम जानते हैं सोसाइटी में, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी इनकम के अनुसार, जब अपनी आय के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी इनकम के अनुसार, अपने आय के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए जब वो गुड्स को परचेज करता है, तो वह समाज के लिए क्या है, वो एक कंज्यूमर है। क्योंकि वह गुड्स परचेज कर रहा है, क्यों? सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि समाज में जो है डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, टॉप, मिडिल और लो। तीनों कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन वो तीनों पर्सन, टॉप, मिडिल, लो, ये तीनों क्या कहलाएंगे सर? कंज्यूमर। क्योंकि उनका एक नीड होता है और उस नीड के अनुसार वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी रिसोर्स के माध्यम से, इनकम के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को जब वो परचेज करता है तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। यहाँ देख रहे हैं पिक्चर्स में एक कंज्यूमर है जो सेलर से गुड्स परचेज कर रहा है या केक परचेज कर रहा है। तो ये ग्राफ में बताया गया, तो पिक्चर्स बताया गया है कि कंज्यूमर कौन हो गया, खरीदने वाला, और बेचने वाला कौन है, सेलर। तो जाना है कंज्यूमर क्या होता है। दूसरा वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। दूसरा वर्ड जो हम लोग का होता है वो होता है हम लोग का इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? दूसरा वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। मतलब वह कंज्यूमर जब गुड्स को परचेज करता है और उस गुड्स से जब उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस गुड्स से उसको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। मतलब वह व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं के तहत किसी भी गुड्स को परचेज करता है और परचेज करने के पश्चात जब वो अपने लाइफ में उस गुड्स को यूटिलाइज करता है, जिससे उसको बेनिफिट प्राप्त होता है, मतलब अपनी नीड को प्राप्त करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह गुड्स उसके लिए क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड जो वर्क होता है वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक के तहत कंज्यूमर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। कंज्यूमर क्या होता है, अब उस इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस गुड्स को वो परचेज करता है, उस गुड्स से जब उसको सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होता है, तो बार बार उस गुड्स को परचेज करने का काम करेगा, जो उसके लिए क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर, तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले दोनों वर्ड को डिफाइन करेंगे, फिर दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे। फिर इसमें एक वर्ड आता है हमारा यूटिलिटी। एक वर्ड आता है हमारा यूटिलिटी। व्हाट डू बाय यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है। तो वह गुड्स जिसको कंज्यूमर परचेज कर रहा है, वह गुड्स जिसको कंज्यूमर परचेज कर रहा है, वह गुड्स जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, वह गुड्स से जो बेनिफिट प्राप्त होना है वो उसके लिए क्या हो गया, देखिए, a term in economics that refers to the total satisfaction or benefit from the consuming a goods and services। मतलब उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को उस गुड्स से जो बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो वह गुड्स उसके लिए क्या कहलाएगा, यूटिलिटी। होता क्या है, यूटिलिटी होता है कि मान लीजिए आपको भूख लगा है,
तो भूख को मिटाने के लिए आपके पास गुड्स होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। तो अब भोजन हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे ये रिसोर्स मेरे लिए क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। क्या हमारे लिए फोन भी क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। मतलब वो गुड्स जिससे हमको बेनिफिट हो, वह गुड्स जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वह गुड्स मेरे लिए क्या कहलाएगा? यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? यूटिलिटी जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। यूटिलिटी जो होता है वो हमारा डिफरेंट टाइप का होता है। जिसमें पहला होता है हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा होता है हमारा टोटल यूटिलिटी, टोटल। और तीसरा होता है हमारा एवरेज यूटिलिटी। क्या होता है सर? इसके साथ साथ हमारा जो है यूटिलिटी और टाइप्स का होता है। यूटिलिटी जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जिसमें होता है हमारा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फिर हमारा होता है सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, प्रोफेशनल यूटिलिटी, एटसेट्रा। गुड। जो भी यूटिलिटी होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। बेसिकली पढ़ना है हमको तीन यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एमयू कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी को क्या कहते हैं? और एवरेज को कहते हैं एयू। क्या कहते हैं सर? तो इसको जानने से पहले आप ये समझिए भाई टाइम यूटिलिटी क्या होता है। टाइम यूटिलिटी मतलब होता है हमारा समय उपयोगिता। तो हम लोग जानते हैं कि हर समय हमारा यूटिलिटी जो होता है फिक्स नहीं होता है। समाज में जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन, उनका जो यूटिलिटी होता है हर टाइम में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। हर टाइम में उनका यूटिलिटी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है सर? तो ये वो यूटिलिटी अपने समय के अनुसार जब पूरा करते हैं तो उनके लिए क्या कहलाएगा? प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। तो हर स्थान में, जैसे मान लीजिए आप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ का यूटिलिटी अलग हो गया आपका, घर जाएंगे वहां का यूटिलिटी अलग हो गया, स्कूल जाएंगे वहां आपका यूटिलिटी अलग हो गया, मार्केट जाएंगे वहां आपका यूटिलिटी अलग हो गया। मतलब हर जगह आपका प्लेस के अनुसार यूटिलिटी जो होता है वो वेरिएबल करता है, मतलब चेंज करता है। क्या करता है? अगला है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस मतलब क्या हो गया? जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए आप 5 स्टार होटल गए तो वहां आपको सर्विस मिल रहा है, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट गए तो वहां आपको सर्विस मिल रहा है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए तो वहां आपको सर्विस मिल रहा है। तो हर जगह सर्विस जो होता है वो उस स्थान के अनुसार दिया जाता है जो आपको नीड है, जो आपको आवश्यकता है। तो आप क्या लगेगा? सर्विस। प्रोफेशनल यूटिलिटी, डॉक्टर, टीचर, वकील जो होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इनका यूटिलिटी क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है सर? तो हर पर्सन का यूटिलिटी जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन बेसिकली हमको यूटिलिटी पढ़ना है मार्जिनल, टोटल और एवरेज। भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है सीमांत उपयोगिता। क्या होता है सर? तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मींस होता है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है हमारा, गुड। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिन मतलब होता है कि मान लीजिए, एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति को भूख लगा है। अब भूख को मिटाने के लिए उसको चाहिए 4 ब्रेड। कितना चाहिए? तो क्या चारों ब्रेड का यूटिलिटी उसके लिए इक्वल है? नहीं। चारों ब्रेड का यूटिलिटी उस व्यक्ति के लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी उसको पहला रोटी से मिलेगा, ना कि चौथा रोटी से। अगर वो पहला रोटी खाता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है
जिसको भूख लगा है और जिसको चाहिए 4 ब्रेड, कितना ब्रेड चाहिए? तो फर्स्ट ब्रेड खाता है तो मान लीजिए उसको मिलता है 80 कैलोरी, कितना कैलोरी? सेकेंड रोटी खाता है तो उसको मिलता है 50 कैलोरी, कितना कैलोरी? तीसरा खाता है तो उसको मिलता है 30 कैलोरी, और चौथा खाता है कितना मिलता है किस उस व्यक्ति को? तो ये जो मिल रहा है उसको ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर गुड से मिलने वाला यूटिलिटी वो डिफरेंट है, ना कि इक्विवेलेंट है, ना कि बराबर है, बराबर नहीं है। एक व्यक्ति के लिए, अगर एक व्यक्ति प्यासा है तो उसके लिए चौथा ग्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए पहला ग्लास इंपॉर्टेंट है क्या? तो हर गुड से मिलने वाला बेनिफिट वो उसके लिए क्या रहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? तो हर गुड्स का जो बेनिफिट है, हर गुड्स का जो हमको यूटिलिटी मिल रहा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रोटी खाए 80 कर ली, दूसरा कोई रोटी खाए 50 कर ली, तीसरा खाए 30 कर ली, चौथा खाए 10 कर ले, पांचवा रोटी नहीं खाएं क्योंकि पेट भर चुका क्या? तो चारों रोटी का यूटिलिटी का इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा कह रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कह रहे हैं सर? मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा हमारा है टोटल यूटिलिटी। क्या है सर? गौर कीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, द एग्रीगेट समीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और fulfillment that a consumer receive through the consumption or goods and services। goods and, कहने मतलब है कि वह व्यक्ति जिसको प्रत्येक ब्रेड से जो बेनिफिशियल प्राप्त होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? लेकिन टोटल जो मिलेगा 170 कैलोरी, ये इसके लिए क्या कहलाएगा? टोटलिटी। मतलब उसके द्वारा जो गुड्स यूटिलाइज किया गया, उस टोटल गुड्स से क्या बेनिफिट उसको प्राप्त हो रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? हर गुड से इंडिविजुअल जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रत्येक इंडिविजुअल गुड से मिलने वाला बेनिफिशियल उसके लिए क्या कहलाएगा? और टोटल जो हम निकालेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? तो हमने इसको टोटल ऐड कर दिया, 8, 5, 13, 16 और 17, 170। मतलब टोटल यूटिलिटी हो गया कि जो गुड्स यूटिलाइज कर रहे हैं उसे टोटल आपको कितना बेनिफिशियल प्राप्त हो रहा है, कितना बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। और तीसरा होता है हमारा एवरेज यूटिलिटी। क्या होता है सर? एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी, भाई एवरेज क्या होता है? औसत उपयोगिता, औसत। तो ये 4 बेड है, तो हर गुड से मिलने वाला बेनिफिट क्या कहलाया? टोटल क्या कहलाया? और इसी टोटल यूटिलिटी को 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तब 4 4 जा 16, 42.5 कर ली। तो प्रत्येक ब्रेड से इक्विवेलेंट जो कैलोरी मिल रहा है कितना मिला है? 42 क्योंकि हमने कितना ब्रेड खाया, टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है, तो प्रत्येक का एवरेज बताते हैं तो कितना निकलेगा? 42.5। तो ये आपका कहलाएगा हमारा एवरेज यूटिलिटी। क्या कहें सर? पहला बताएं मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा बताएं टोटल यूटिलिटी, और तीसरा क्या बताएं? एवरेज यूटिलिटी। तो ये हमारा जो यूटिलिटी का ही पार्ट है। एग्जामिनेशन पूछेगा सर एक्सप्लेन द यूटिलिटी, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे, यूटिलिटी क्या करेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर ये होता क्या है सर? बट डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है सर? डिमिनिशिंग मतलब होता है हमारा डिक्रीज करना। क्या करना? डिक्रीज करना। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप गुड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी गुड्स आप, वह गुड्स से मिलने वाला बेनिफिट आपके लिए कहलाएगा यूटिलिटी। क्या कहलाएगा? लेकिन उस गुड्स को यदि आप बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं, बार बार क्या करें, तो वो कहलाएगा हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहने मतलब है, अभी हम जस्ट एग्जांपल दिए थे कि आप 4 बेड भूख लगाया है तो कितना बेड खाए? पहला बेड से कितना मिला, दूसरा से कितना मिला,
तीसरा कितना मिला, मान लीजिए 40 मिला, और कितना मिला। तो गौर कीजिए, हम तो खा रहे हैं ब्रेड, क्या खा रहे हैं, ब्रेड, मतलब उस व्यक्ति को इसको भूख लगा है ना। तो गौर कीजिएगा, इसमें यूटिलिटी क्या इक्विवेलेंट है, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये डिक्रीज ही क्या कहलाएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग को कहते हैं ह्रास, क्या बोलते हैं सर, घटना। मतलब यदि किसी कंज्यूमर के द्वारा किसी एक गुड्स को, किसी कंज्यूमर के द्वारा किसी एक गुड्स को बार बार यूटिलाइज किया जाता है, तो उस व्यक्ति को उस गुड्स के प्रति जो यूटिलिटी है वो बढ़ता नहीं है, वो क्या होता है, भूख लगा है तो पहली रोटी तो खाएं, लेकिन दूसरा रोटी खाएंगे तो थोड़ा सा कम खाएंगे, तीसरा खाएंगे तो थोड़ा कम, चौथा खाएंगे तो बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि हमारा उस रोटी के प्रति यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है सर। लेकिन यदि गुड्स चेंज करते हैं, यदि गुड्स हम, तो वो डिमिनिशिंग नहीं कहलाएगा सर, वो डिमिनिशिंग नहीं कहलाएगा। गुड्स एक ही होना चाहिए जिसको आप बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पूछेगा एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम आपको बताएं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय, हम आपको बताएं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर, क्या बताएं, फिर बताएं व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, क्या बताएं, फिर बताएं व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या बताएं, फिर बताएं व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, क्या बताएं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ, इसमें तीन नाम, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। फिर बताएं आपको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ये आपका एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का। इसमें एक क्वेश्चन हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से, एक क्वेश्चन है, टॉपिक है इसमें, assumptions और limitation, limitation of law of diminishing marginal utility, क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन should be continue, दूसरा हमारा है देयर शुड बी नो चेंज, देयर
there should not be change in the mental condition of consumer. Mental condition of the consumer. तीसरा हमारा है consumer income should not be changed. Consumer income should not be changed. और पॉइंट है बताएं इधर। कहने मतलब है एक क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है उसमें कौन कौन सा हमारा लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है। तो हमारा सबसे पहला लिमिटेशन है द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर शुड बी कंटिन्यू। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम गुड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी गुड्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको लगातार करना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हम चेंज करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कब होता है? जब हम ब्रेड बार बार खा रहे हैं, जब हम पानी बार बार पी रहे हैं, तो उसके प्रति हमारी इच्छा क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन गुड्स को चेंज करते हैं, गुड्स को, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं होगा। तो वही बोला हमारा कि क्या लिमिटेशन है जिसका वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, द प्रोसेस ऑफ शुड बी कंटिन्यू, शुड बी लगातार होना चाहिए। अगला बोला है देयर शुड नॉट बी चेंज इन द मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर। मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर का जो मेंटल सेंस है किसी गुड्स के प्रति, जो उसका इच्छा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो गुड्स के प्रति जो उसका नीड है वो एक ही होना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से मेंटली अपनी इच्छा को चेंज करता है, अपनी इच्छा को चेंज करता है, तो वो मेरा डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं कराएगा। डिमिनिशिंग कब कराएगा? जब उसको एक ही गुड्स के प्रति नीड हो। क्या? क्योंकि आप यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन में जिस गुड्स को आप यूटिलाइज करेंगे, गुड्स चेंज होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के तहत नहीं कहलाएगा। गुड्स एक ही होना चाहिए। तो वही बोला हमारा कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द मेंटल कंडीशन, मानसिक रूप से, ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड बोला है कंज्यूमर इनकम शुड नॉट बी चेंज। यदि इनकम हमारा चेंज होता है तो गुड्स के प्रति भी इच्छा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या? क्योंकि इनकम में डिपेंड करता है हमारा गुड्स के प्रति क्या नीड है कि नहीं है। यदि जैसा सोर्स ऑफ इनकम होगा वैसे उस गुड्स के प्रति आपका क्या होगा? डिमांड होगा। तो वही बोला है कि किन कारणों से क्या लिमिटेशन है जिससे हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो वही रहेगा। तो किस कारण से? भाई एक ही गुड्स के प्रति होना चाहिए इच्छा, प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए, और सोर्स ऑफ इनकम भी बदलना नहीं चाहिए। तो कंडीशन के तहत हमने बताया आप लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसको यदि ध्यान सुन लेते हैं तो जो क्वेश्चन बताए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इट इज ए पार्ट ऑफ ए मैक्रो इकोनॉमी। एक्सप्लेन करने से पहले आप मैक्रो इकोनॉमी को एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। यदि एक्सप्लेन करते हैं तो आप अच्छे से कंटेंट को लिख सकते हैं। इसको सुन लीजिएगा सर। ओके सर।